ये है हमारा वायु मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस पर क्या देख रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर सीरीज। यूपी टेट में और लेखपाल में भी ये 5 नंबर तक का पूछा जा रहा है और 5 में से 5 लाने का एक सुनहरा मौका। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो लाइकेन का उपयोग किसके संकेत के रूप में किया जाता है, ये बताना है हमको। लाइकेन का प्रयोग किसके संकेत के लिए किया जाता है, तो बताइए। जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, मृदा गुणवत्ता के लिए, या तापमान के लिए। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषक के लिए। लाइकेन साफ हवा में अच्छे से बढ़ते हैं। क्या, लाइकेन जो है वे कैसी हवा में, साफ हवा में अच्छे से बढ़ते हैं। इसका मतलब वायु की गुणवत्ता को बताते हैं। जहां यह नहीं मिलते वहां वायु प्रदूषक अधिक होता है। समझ गए आप। चलिए देखते हैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से कितना मजा है। अब देखिए, इधर जो है हमारा वायु, खराब वायु गुणवत्ता है और इधर है हमारा अच्छी वायु गुणवत्ता। अब मान लिया हवा क्या है हमारी, साफ है, तो लाइकेन जो होंगे हवा में प्रचुर मात्रा में होंगे। जहां लाइकेन की उपस्थिति होती है वहां हवा क्या होती है, साफ होती है। इसका मतलब हवा साफ है तो लाइकेन प्रचुर मात्रा में है, और वहां की हवा की उपस्थिति कैसी है, अच्छी है। हवा माध्यम है तो इसका मतलब है कम और छोटे लाइकेन होंगे। कैसे होंगे, कम और छोटे होंगे। जहां लाइकेन सीमित होते हैं वहां प्रदूषण मध्यम में होता है, ना ही तो ज़्यादा ना ही कम। यदि हवा खराब है, हवा कैसी है, खराब है हवा। यदि हवा खराब है तो लाइकेन अनुपस्थित होंगे। कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे। मतलब जहां लाइकेन नहीं मिलते वहां वायु वायु प्रदूषण कैसा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अन्य प्रदूषक मिलते हैं यहाँ पर। समझ गए। लाइकेन को देख लीजिए एक बार, लाइकेन कैसा होता है, ये देखिए। ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ किसके हैं, लाइकेन। ये पेड़ पर इस तरीके से जम जाते हैं। ये लाइकेन है हमारे। ठीक, देखे होंगे आप लोगों ने। चलिए देखते हैं अपना अगला, थर्मल प्रदूषण। क्या है, थर्मल प्रदूषण। थर्मल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, थर्मल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो ठंडा पानी, गर्म पानी का जल स्रोत में छोड़ना, प्लास्टिक और वर्षा। तो थर्मल प्रदूषण को ज़्यादातर जो लोग लगा देते हैं वो लगा देते हैं सी, मगर इसका ऑप्शन ये गलत है भाई। ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक, थर्मल प्रदूषण कहलाता है क्या, गर्म पानी का जल स्रोत में छोड़ा जाना, गर्म पानी का जल स्रोतों में छोड़ा जाना। जल उद्योगों से गर्म पानी नदियों में जाता है तो पानी का तापमान बढ़ जाता है और जलीय जीव जंतुओं को क्या होता है, नुकसान होता है। चित्र की हेल्प से देखते हैं, डायग्राम के। देखिए देखिए, उद्योगों से उद्योगों से थर्मल जल प्रदूषण, जलीय जीव जंतु पर प्रभाव पड़ता है। कारण, ठंडा पानी प्रवेश करता है और औद्योगिक प्रक्रिया में उत्पादन का और शीतलन के लिए, उद्योग में होती है जो प्रक्रिया उसके शीतलन के लिए। और निकास किसका होता है, गर्म पानी का। तो गर्म पानी नदियों में डिस्चार्ज, मतलब इसका पानी अगर जो 35 डिग्री सेल्सियस हमारा और नदी का पानी 22 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नदी का उस तापमान, अब इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगी। गर्म पानी के कारण क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, प्रजनन में कमी आएगी, और क्या होगी, गुल्ली की बीमारियां और दम घुटू का डर हो जाएगा। अंडों का विनाश और लार्वा कम हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन और मृत्यु होगी। अजैविक विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। कुल परिणाम क्या होगा, पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ह्रास। समझ रहे हैं ना आप। चलिए देखते हैं अगला। ये देखिए, ये पानी हमारा नदियों में जाएगा तो क्या करेगा, नदी का टेम्परेचर करते कर देगा, बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कम हो जाएगा। मछलियों का लार्वा, अंडे, बच्चे सब मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। तो ये थर्मल का हमारा क्या होगा, लॉस होगा। चलिए देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। कैरिंग कैपेसिटी। क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरी कैपेसिटी का अर्थ क्या है, तो अधिक प्रदूषण स्तर, अधिकतम प्रदूषण स्तर। किसी जल में जीवों की अधिकतम संख्या जो टिकी सकती है, किसी क्षेत्र में जीवों की अधिकतम संख्या जो टिक सकती है। जल की मात्रा या पेड़ों की ऊंचाई। तो ये कह रहा है ऑप्शन, इसका क्वेश्चन हमारा कैरिंग कैपेसिटी। यह बताता है कि पर्यावरण कितने जीवों को लंबे समय तक सहन कर सकता है। क्या, पर्यावरण कितने समय तक कितने लंबे समय तक जीवों को सहन कर सकता है, मतलब उनको बनाए रख सकता है बिना नुकसान के। तो होती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। चित्र की हेल्प से देखिए, वहन क्षमता किसी पर्यावरण की वह अधिकतम सीमा है जहां तक वह संसाधनों की कमी के बिना किसी जीव की प्रजाति को जीवित रख सकती है।
मतलब उतना भोजन, पर्याप्त भोजन जो उसे ना तो कमी आने दे ना ज़्यादा होने दे, वह बाउंड्री लाइन वहन क्षमता कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। एक बार और देखिए, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी हमारी वह बाउंड्री लाइन है, क्या है, वह बाउंड्री लाइन है जिसका ना तो ज़्यादा होने पर और ना ही कम होनी चाहिए, बस वह जिसमें हमारे पर्याप्त भोजन मिले, संतुलित संख्या रहे, साफ पानी मिले, पर्याप्त आवास मिल जाए, बस। उसका ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, इसमें हमारी जो जीवों की जनसंख्या है वो सर्वाइव करती रहे, उस बाउंड्री लाइन को हम वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगर जो अत्यधिक हो गई जनसंख्या, तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो बाउंड्री लाइन, ये जो बाउंड्री लाइन है तुमने पार कर दी, मतलब खाने भोजन की कमी हो जाएगी ना, आवास का हास हो जाएगा, पानी में प्रदूषण हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी जो हो यहाँ पर घट जाएगी और यहाँ पर बढ़ जाएगी। यही चीज़ें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा श्लेष एंड वर्ण कृषि। भारत में श्लेष एंड वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, झूम खेती, जैविक खेती, सिंचित खेती। तो ये होगा हमारा कौन सा, झूम खेती। ठीक, इसमें जंगल को जलाकर कुछ समय खेती की जाती है और फिर जगह बदल दी जाती है, इसे झूम खेती कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं झूम खेती क्या है। पहला पॉइंट देखें, अगर जो मैं ही बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट, पहला चरण ये बोलता है कि आप फसलों को काटो, गिराओ, मरोड़ो और उसको वहीं क्या कर दो, जला दो। जलाने के बाद जो राख है हमारी, उसको क्या करना है, कुरेदना है, ना कि गहरा जोतना है, उसको गहरा भी नहीं जोतना, और उसमें क्या है, फसल बो देना है। तीसरा चरण ये बोलता है हमारा, फसल काटने के बाद उसको कुछ समय तक क्या है, खाली छोड़ देना है। ठीक, खाली छोड़ने के बाद उसमें फोर्थ स्टेज में हमारी फसल को बदल कर बोना है। तो यही हमारा झूम खेती और कृषि है। मतलब क्या नहीं करना, तो गहरा जोतना नहीं है, मतलब गहरा नहीं जोतना, ये इसका। और तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, फसल को काटना नहीं है, इसको क्या है वहीं ढा देना है, और ढाकर क्या करना है, आग लगा देनी है। ये क्या है, हमारी झूम खेती का पथ होता है। ठीक, इसे ही हमारा क्या, कौन सी खेती देखी है वाली, स्लैश एंड वर्ण कृषि कहते हैं, स्लैश एंड वर्ण कृषि कहते हैं। देखते हैं अगला। अगला है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित है? तापमान वृद्धि से, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की वृद्धि से, बिल्कुल। तो ऑप्शन होगा हमारा इसका बी ऑप्शन। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, जब जहरीले पदार्थ जैसे पारा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाता है तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसे बायो मैग्निफिकेशन क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए चित्र की थोड़ा सा हेल्प सही से देख लेते हैं। लेवल के थ्रू देखेंगे, जैसे जैसे जहरीले पदार्थ पारा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाता है उनकी मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे, मान लिया ये है कि हमारा पारा है इसमें, ठीक, क्या है, ये हमारा इसमें पारा है। अब पारे को क्या होगा, ये लेवल 1 है हमारा, पारे को क्या होगा, ये मछलियाँ छोटी छोटी, ये क्या होगी, इसको खाएगी पिएगी, तो इसमें क्या होगा, इनकी मात्रा जो है हमारी वो बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी, मतलब इनमें भी आ जाएगी। और जो छोटी मछलियाँ हैं इनको हमारा लेवल 2 वाली, जो इनसे बड़ी मछलियाँ है वो क्या है, खा लेती है, तो उसमें जो है इनकी पारे की मात्रा वो इसमें भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, लास्ट में जो और भी बड़ी मछलियाँ हैं वो इनको भी खा लेती हैं। अब बताओ इस मछली में पारे की, और ये क्या है, जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर बहुत कम जाते हैं, उसमें कलेक्ट होते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं। अब इससे क्या होगा, जो हमारे ये अपघटन करता है, एक तो उनको लॉस हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता शिकारी मछली मानव, इनमें पारे की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मृत्यु क्या है, संभव। तो ये है हमारा बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। ठीक, आज के लिए इतना ही भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ईवीएस के लिए कहीं मत जाओ, ये एक चैनल है, पर्याप्त है, बहुत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।